हम अभी तक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर शुरू के 17 सेक्शन तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। शुरू के 17 तक बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं आई है। उसके बाद हालांकि पिछली क्लास में ये बात पढ़ चुके हैं, पर पिछली क्लास में क्योंकि हम आधा पढ़े थे उस टॉपिक को और उसके बाद गैप काफी ज्यादा आ गया, तो दोबारा पढ़ रहे हैं। फिर एक टॉपिक आता है रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी। आपसे पूछा जाता है कि भाई कौन सा सेक्शन इस बारे में बात बोलता है, आप बोल देते हो साहब सेक्शन 26, ठीक है। पर जैसे ही वो मान लो कि भाई 6 नंबर में पूछ रहा है, राजस्थान जुडिशरी के हिसाब से 6 नंबर पे, कि भाई ये जो स्टेटमेंट है इसको एक्सप्लेन करिए विद इट्स एक्सेप्शन, उसके अपवाद के साथ, या फिर विद इट्स रूल्स, इस तरह से कि भाई रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहता है और क्या इसके कोई अपवाद है, क्या इसके कोई रूल्स हैं। तो अब आते हैं अपने जो अपना मेन टॉपिक है, ध्यान दे देना। ये जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट है ये इस मैगजीम से निकली है। मैगजीम याद करना हो तो कर लेना, नहीं याद करना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट इससे निकली है, जिसका सीधा सा मतलब है कि भैया जिसके पास प्रॉपर्टी है वही उस चीज के लिए लायबल होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इन्होंने रखा कि जिसके पास प्रॉपर्टी है वही उस चीज के लिए लायबल होगा। अब आते हैं मुद्दे पे। ये जो पूरा टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक आपके चलता है सेक्शन 18 से लेकर 26 तक। अब ये कैसे? जो आपका सेक्शन 26 है वो तो ये स्टेटमेंट बोलता है कि भाई जो अगर प्रॉपर्टी सेलर के पास है तो सेलर लायबल होगा। अगर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मतलब गुड्स, गुड्स अगर बायर के पास है तो बायर लायबल होगा। इसने तो ये जनरली बात बोली है। अब आते हैं छोटी मोटी कुछ एक चीजें ध्यान देना। ये जो हम बातें बोल रहे हैं ना कि प्रॉपर्टी जिसके पास है वही लायबल होगा, ये हम बात कर रहे हैं एज पर लॉ। पर अगर पार्टीज ने कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जिसको हम बोलते हैं अनलेस अदरवाइज एग्रीड, तब आप ये रूल मत लगा देना। मतलब कि मेरा कहने का ये है कि भाई हम ये रूल पढ़ेंगे, सारी बातें पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा पढ़ते हैं कि अगर किसी स्पेसिफाइड गुड्स के लिए, मतलब सपोज कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल क्लियर है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यार ये पेन है, इस पेन फलानी कंपनी का है, ये मैं आपको दूंगा, इतने रुपए का दूंगा। तो रूल कहता है कि अगर कोई स्पेसिफाइड गुड्स को लेकर कॉन्ट्रैक्ट होता है, गुड्स डिलीवर तुरंत हो सकते हैं, तो ये माना जाएगा कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी समय से बायर लायबल है, उसी समय से वो सामान बायर का हो गया। हालांकि बायर के पास उसकी पोजेशन भले ही ना आई हो उस समय, पर वो लायबल हो जाएगा। ये रूल है कि अगर स्पेसिफाइड गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस केस के अंदर बायर कॉन्ट्रैक्ट होने से ही लायबल हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट होने के समय से ही लायबल हो जाएगा। ये जनरल रूल है। पर अगर पार्टीज ने अलग से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो अलग से कोई बात बोल रखी है, तो सपोज मैंने और आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गुड्स का, मैंने आपको ये पेन बेचा, उसमें आपने ये कह दिया कि सर ऐसा है, पेन आप मेरे को बेच रहे हो पर जब तक ये चीज मेरे पास नहीं आ जाती ना, तब तक इसकी जो भी टूट फूट है, कोई भी इसका नुकसान है, उसके लिए आप लायबल होगे। ये हमें क्या हुआ, स्पेसिफिकली हमने मेंशन किया, जिसको हम बोलते हैं अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टीज। अब ये चीज ध्यान रख लेना। आपके पास एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वहां पर ठीक है आप रूल लगाओगे, बट अगर वहां पर एग्जाम्पल में ये बोल रहा है ना यार पार्टीज ने खुद से ऐसी बात की है, तो आप उसी हिसाब से सॉल्व करना, वहां पर रूल मत लगा देना। ये रूल सिर्फ तभी लगते हैं अगर पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी अलग से बात नहीं की, जैसे अपने ने अभी एग्जाम्पल किया, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने रूल पढ़ रहे हैं। अब दोबारा आते हैं, मैं पूछ लूंगा, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। एक बार पहले मैं मोटा मोटी बेसिक आपको बता दूं, फिर आते हैं आगे। चलो आ जाए। सेक्शन 26 जनरल रूल जो अपने पढ़ना चाह रहे हैं वो ये बोलता है कि भैया अगर सामान सेलर के पास है तो सेलर लायबल होगा, बायर के पास है तो बायर लायबल होगा। हालांकि इसके भी कुछ एक अपवाद है। एक अपवाद तो इसका सेक्शन 26 में ही है। पहले एक बार मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं, फिर डिटेल में बात करेंगे।
जो ये बोलता है कि भाई अगर एक पार्टी की गलती की वजह से गुड्स डिलीवर नहीं होते टाइम पर, ये क्या है? ये कहता है भाई सपोज आप में और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं आपको, आज 19 तारीख है, मैं आपको 18 तारीख को कोई सामान है डिलीवर कर दूंगा, और तब अपने ने ये भी बात की है कि 18 तारीख के बाद उस गुड्स के लिए आप लायबल होगे, उसको फटे, वो जले, वो टूटे, वो फूटे, बिल्कुल सही बात, हमें एग्रीमेंट हो गया, ये चीज लागू होगी। पर सेक्शन 26 का अपवाद है, ये कहता है कि भाई अगर किसी एक पार्टी की गलती की वजह से, वो चाहे सेलर है चाहे वो बायर है, किसी भी एक की गलती की वजह से सामान की डिलीवरी लेट हो जाती है, मेरे को आपको सामान 18 तारीख तक देना था, मैंने नहीं दिया, हालांकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा कि 18 तारीख के बाद आप लायबल होगे, पर गलती तो मेरी है ना, मेरे को आपको सामान 18 तक डिलीवर करना था, अब मैं उस डिलीवरी को लेट कर रहा हूं, तो वहां पर मैं ये नहीं कह सकता कि भाई 18 के बाद तो आप लायबल हो। उस केस के अंदर जिस बंदे की फॉल्ट है वो लायबल होगा। ये एक ऐसा रूल है जो हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा रूल ऐसा है कि अगर कभी भी आपके पास ऐसा एग्जांपल आ जाए कि वो आपको कहीं भी घुमाए फिराए कुछ भी करे और बाद में बोल दे कि भैया सामान फलानी तारीख तक डिलीवर करना था, सेलर ने डिलीवर नहीं किया, या बोल देता है कि सामान फलानी तारीख तक डिलीवर करना था और बायर जो था उस दिन उसको वहां पर गोदाम में या फिर होना चाहिए था, बायर उस दिन गोदाम बंद करके चला गया, गलती किसकी? बायर की, बायर की गलती है, तो भैया यहाँ पर बायर लायबल होगा। सेलर ने टाइम पे डिलीवर नहीं किया, सेलर लायबल होगा। एक चीज है, अभी अपने इसको डिटेल में भी बात करेंगे। पहला एक्सेप्शन, उसके बाद और क्या एक्सेप्शन है, उसके बाद दूसरा एक्सेप्शन है अनएसर्टेन्ड गुड्स। ये क्या है? ये कहता है साहब मान लीजिए गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसी किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट है जिसको अभी आप क्लियर नहीं कर सकते, बिल्कुल क्लियरली मेंशन नहीं है। कानून कहता है, भाई अपना जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ये बोलता है कि भाई अनएसर्टेन गुड्स ज्यादातर दो तीन कैटेगरी के हो सकते हैं। एक, अगर गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन की बात है, गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन मतलब क्लियर नहीं था, ये बताया था कि मैं आपको एक ऐसी चीज दूंगा जिस चीज में आप चाहे गर्म पानी डाल देना तब भी वो ठंडी नहीं होगी, आप ठंडा पानी डाल दोगे तो वो गर्म नहीं होगा। अब वो चीज क्या है, कैसे रंग की है, कितने बड़े साइज की है, गोल है, स्क्वायर है, क्या है, बंदे ने सिर्फ इमेजिन किया कि अच्छा ऐसी ऐसी चीज होगी, है क्या नहीं पता, देखी है नहीं पता, तो गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन को अनसर्टेन माना जाता है। फ्यूचर गुड्स हम पढ़ चुके हैं, ऐसी कोई भी चीज जो सेलर बेचने की बात कर रहा है और सेलर के पास खुद के पास अभी नहीं है वो चीज। मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको पार्कर का जो पेन है वो ला के दूंगा इतने रुपए में, मेरे पास खुद के पास अभी वो पेन नहीं है, मैं खुद कहीं से खरीद के लाऊंगा। फ्यूचर गुड्स, इनको बोला गया है अनएसर्टेन गुड्स, इनको माना गया है अनएसर्टेन गुड्स। इसमें रूल ये लगता है कि भैया अगर अनएसर्टेन गुड्स है, जिसका मतलब है गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाने का मतलब ये है मेरा कि गुड्स ट्रांसफर माने ही नहीं जाएंगे, उस केस में आप गुड्स ट्रांसफर की बात ही नहीं करोगे, ये मानोगे कि सेलर ही लायबल है, कब तक वो अपने आगे बढ़ेंगे। इसमें आता है आपका सेक्शन 18 और सेक्शन 23। दोबारा बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो गुड्स है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो गुड्स है, अगर वो सेलर के पास है तो सेलर लायबल होगा, अगर बायर के पास है तो बायर लायबल होगा, ये जनरल रूल है। पर इसके कई अपवाद हैं, जैसे कि पहला तो ये सेक्शन 26 में ही है कि भैया अगर समान टाइम पर, जो टाइम फिक्स था डिलीवरी का और उस टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ है, तो जिसकी भी गलती है, जो भी, चाहे सेलर की गलती हो चाहे बायर की, फिर वो लायबल होगा उस गुड्स के नुकसान के लिए। दूसरा, अनएसर्टेन गुड्स, अनएसर्टेन गुड्स के अंदर बायर लायबल होता ही नहीं, सिंपल मतलब ये मान लेना। गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन के केस के अंदर, फ्यूचर गुड्स के केस के अंदर बायर लायबल नहीं होता है, हालांकि इसमें है, अपने आगे पढ़ेंगे सेक्शन 23, पर एक बार इतना ही रखना। फिर तीसरा पॉइंट, एसरटेन्ड गुड्स, बिल्कुल क्लियर
जिसको आप बोल सकते हो स्पेसिफाइड गुड्स। ये बिल्कुल क्लियर कि भैया ये है, ये चीज है, एकदम प्रॉपर मेंशन है, जिसमें आप ये बोल सकते हो कि भैया फ्यूचर गुड्स की बात नहीं हो रही है, गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन की बात नहीं हो रही है, ऐसा मान लो चाहे आप। बिल्कुल क्लियर स्पेसिफाइड गुड्स है कि बायर को भी पता है क्या चीज है, सेलर को भी पता है क्या चीज है, और एकदम क्लियर क्या कलर है, क्या एक एक चीज, स्पेसिफाइड गुड्स। उस केस के अंदर रूल ये बोलता है कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ, या फिर आप ये बोल सकते हो डिपेंड अपॉन इंटेंशन ऑफ पार्टीज। अब इसके अंदर आगे और बातें चलेंगी जो हम पढ़ेंगे 19, 20, 21, 22 सेक्शन 22। इसमें कई सारी बातें होंगी। सबसे ज्यादा एग्जाम्पल यहां से पूछे जाते हैं। जब भी इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो यहां से पूछा जाएगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, 19 से लेकर 22 तक। अब आ जाइए चौथा और, अगर जो गुड्स है वो ऑन अप्रूवल भेजे गए हैं, या फिर एक अपने आजकल ऑनलाइन नहीं मंगवाते जिसमें बोलते हैं कि भैया आप इतने दिनों में सामान को रिटर्न कर सकते हो, रिटर्न की कंडीशन पे भेजे। अप्रूवल का मतलब क्या है कि बायर अगर अप्रूव करेगा तभी गुड्स डिलीवर माने जाएंगे। बायर जो है रिटर्न कर सकता है। इन कंडीशन में क्या होता है, आप लोग ऑनलाइन चीजें मंगाते हो, उसमें ये होता है कि 10 दिन में आप चीज को वापस कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन चीजें मंगाते हो तो एक ओटीपी आता है। एक ओटीपी देने का मतलब क्या है, आप अप्रूव कर रहे हो कि मैंने डिलीवरी ले ली है। उस केस के अंदर क्या होगा अगर गुड्स ऑन अप्रूवल या फिर ऑन रिटर्न। यहां अप्रूवल और रिटर्न का मतलब क्या है, ऑन अप्रूवल बाय बायर, ऑन रिटर्न बाय बायर, ऐसी कंडीशन है तब क्या होगा। ये आपका है 22, 23, 24, ठीक है 24। और पांचवा पॉइंट आता है, अगर जो सेलर है वो अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल रखता है। ध्यान देना, राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या है, सीधा सा कि भाई सेलर जो है कंडीशनल सेल करता है, बायर को बोलता है कि अगर तुमने कंडीशन ये फुलफिल ना की तो मैं सामान वापस ले जाऊंगा। बायर को बोलता है कि अगर तुमने इतने दिनों में पैसे नहीं दिए तो मैं सामान वापस, कुछ भी जिसको आप कंडीशनल सेल बोल सकते हो वो यहां है कि भैया सेलर के पास राइट ऑफ डिस्पोजल है, मतलब सामान को वापस ले जाने का अधिकार है या कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने का अधिकार है, कुछ भी बोल दो। और वो कैसे होगा, कंडीशन, कंडीशनल सेल है एक तरह से कि सेलर ने कोई कंडीशन डाल रखी है बायर के आगे कि अगर ऐसा किया तभी माना जाएगा, इतने दिनों में तुमने पैसे ना दिए मैं सामान वापस ले जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। अब दोबारा से बात करते हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जो जनरल रूल है आपका सेक्शन 26, जो ये बोलता है कि भैया प्रॉपर्टी जिसके पास है वही उस प्रॉपर्टी के नुकसान के लिए लायबल होगा। रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी। चलो अपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ गुड्स लिख सकते हो, बट वो ऐसे भी लिख सकता है, वहां ये मत बोल देना कि उसने प्रॉपर्टी वर्ड लिखा उसने गुड्स तो लिखा नहीं, एक ही बात है। ठीक है, अब आ जाओ, रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी का यहाँ मतलब सिंपल सा है कि भैया जिसके पास सामान है वही उस सामान के लिए लायबल होगा। अगर सेलर के पास है तो सेलर, बायर के पास है तो बायर। अब ये तो जनरल रूल है कि भैया सेलर के पास है तो सेलर, बायर के पास है तो बायर। और इसके अंदर ना हम फिजिकल पोजेशन पे नहीं चलते हैं कि फिजिकली वो गुड्स किसके पास है, एक्चुअली में वो गुड्स के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो देखते हैं एज पर लॉ कौन उस गुड्स के एंटाइटल है, एज पर लॉ वो जो सामान है वो किसका माना जाएगा, वही लायबल। आप फिजिकल पोजेशन पे मत जाना, फिजिकल पोजेशन के बेस पे इसके एग्जाम्पल सोल्व आप नहीं करोगे, ये ध्यान रख लेना। अब आते हैं मुद्दे पे। ये बोलता तो ये है कि भैया अगर सेलर के पास गुड्स है तो सेलर लायबल होगा, बायर के पास गुड्स है तो बायर लायबल होगा, पर इसके अंदर कई अपवाद है। पहला अपवाद ये जो अपने बात कर चुके हैं। दूसरा, अनएसर्टेन गुड्स अगर है तब क्या होगा। जैसे अनएसर्टेन गुड्स में हम ये बोल सकते हैं कि भैया अनएसर्टेन गुड्स में सामान डिलीवर माना ही नहीं जाता है, सेलर लायबल होता है। ठीक है, अगर किसी एक पार्टी का फॉल्ट है, सपोज बायर की गलती की वजह से सामान टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ तो बायर लायबल माना जाएगा गुड्स के लिए। फिर उसके बाद एसर्टेन गुड्स है तो इसमें हम सिंपल सा रूल लगाते हैं कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसी समय पार्टी बायर के पास सामान माना जाएगा। हो सकता है सामान सेलर के पास ही है अभी,
पर जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसी दिन से, ये हम इसमें जनरल रूल लगाते हैं। फिर आता है गुड्स ऑन अप्रूवल। ये क्या है कि भाई अगर बायर जब तक अप्रूवल नहीं करता तब तक सामान के लिए सेलर ही लायबल होगा। हो सकता है कि सेलर ने सामान बायर को दे दिया है, पर सपोज हमारे पास ऑनलाइन सामान आता है, जैसे मान लो आपने शूज मंगाए, उसमें कंडीशन है कि भाई आप 1 हफ्ते में रिटर्न कर सकते हो। कंडीशन है, सामान तो आपके पास आ गया, आपके पास उसकी एक्चुअल पोजीशन आ गई, आपने शू का बॉक्स खोला, बॉक्स शूज डैमेज है। अब वो आपको ये नहीं कह सकता कि भाई आपके पास था आप लायबल हो गए, नहीं सर, आपके पास आपने उसमें कंडीशन दे रखी है, बायर के पास ऑप्शन है कि वो वापस कर सकता है चीज को। अगर उसको चीज पसंद नहीं आती है, चीज डैमेज है, तो वापस कर सकता है। तो यहाँ पर क्या रूल लगेगा कि भैया बायर के पास कंडीशन टाइम है रिटर्न करने का है, कितना टाइम है, इतना टाइम, तो इतने टाइम तक लायबल कौन होगा, सेलर। बायर चीज को वापस भेज सकता है, भेज सकता है, कब तक भेज सकता है, एक सफिशिएंट इतना टाइम तक भेज सकता है, तो कौन लायबल होगा उस समय तक, सेलर। सिंपल सा रूल चलेगा। सेलर ने अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल लग रखा है, मतलब कि इसमें होता यह है कि बायर के पास चीज चली जाती है, चीज बायर के पास चली जाती है, पर फिर भी सेलर अपने पास अधिकार रखता है कि मैं कभी भी वो चीज वापस लेके जा सकता हूँ। सपोज उसने कह दिया कि अगर तुम इतने समय में पैसा नहीं दोगे तो वापस लेके जा सकता हूँ, उस कंडीशन में भी कौन लायबल होगा, सेलर लायबल होगा। उस कंडीशन में भी जो चीज है वो सेलर के पास ही मानी जाएगी, हालांकि वो चीज बायर के पास एक्चुअल पोजेशन में चली जाती है। किसी को भी कोई भी डाउट इस मोटा मोटे टॉपिक के ऊपर, ताकि मैं अब अपने इसको एक एक करके डिटेल में बात कर सके। यहां से एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, और दोबारा बता देता हूं, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन या तो यहां से आएंगे या यहां से आएंगे सेलर के पास। वैसे यहां से चांसेस कम है, बट फिर भी अपने कर लेंगे, चांसेस तो कम ही। किसी को कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है, अदरवाइज फिर अपने आप टॉपिक को चालू करते हैं। लो भाई, रिस्क प्राइमा फेसी passes with property सेक्शन 26। अब आ जाओ, ध्यान दे देना, सीधा सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, उसको कैसे लिखना है क्या करना है वो आगे बात करेंगे। रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए आप सीधा सा बोलोगे भाई सेक्शन 26 इसके बारे में बोलता है, और जो ये बोलता है कि अगर जो गुड्स हैं आर विद सेलर, तो सेलर उसके लिए लायबल होगा। कौन लायबल होगा, सेलर लायबल। अगर जो गुड्स हैं आर ट्रांसफर टू बायर, तो उसके लिए बायर लायबल होगा। और फिर एक बात ध्यान रखना, ये जो रूल है ये डिलीवरी से नहीं चलता, ये रूल इस बेस पे नहीं चलता कि सामान की एक्चुअल पोजेशन किसके पास है, ये रूल इस बात से नहीं चलता है। ये जो हम बोल रहे हैं ना कि अगर सामान सेलर के पास है, अगर सामान बायर को डिलीवर हो गया, हम बोल रहे हैं एज पर लॉ। हम एक्चुअल पोजेशन के बेस पे नहीं चल रहे कि एक्चुअली सामान किसके पास है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। फिजिकल पोजेशन किसके पास है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये है कि भैया एज पर लॉ पोजेशन किसकी मानी जाएगी, कब्जा किसका माना जाएगा, वो बताओ। उसी के अंदर अब आते हैं अपने सबसे पहला अनएसर्टेन्ड गुड्स के केस। ये जो अनएसर्टेन्ड गुड्स का कॉन्सेप्ट है ये आपका सेक्शन 28 में आता है, सॉरी सेक्शन 18 में आता है और सेक्शन 23 में आता है। सेक्शन 18 सीधा सा रूल बोलता है, जो आपको प्री के हिसाब से हमेशा ध्यान रखना है, कि भाई अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी सेल्स ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, वो है अनएसर्टेन्ड गुड्स का,
अब ध्यान दे देना, आपको वो बोले कि भैया अनएसर्टेन गुड्स का, तो आप समझ जाओगे अच्छा अनएसर्टेन मतलब वो चीज जो क्लियर नहीं। पर उसके अलावा अगर कभी वो ये पूछ ले भाई अनएसर्टेन गुड्स में क्या क्या आता है, तो ध्यान रख लेना कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर गुड्स का तो वो अनएसर्टेन कैटेगरी में माना जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट है फॉर सेल बाय डिस्क्रिप्शन का तो वो अनएसर्टेन गुड्स की कैटेगरी में माना जाए। फ्यूचर गुड्स क्या है ये आपको पता है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्या है ये भी आपको पता है, अपने बात कर चुके हैं। मोटा मोटी दोबारा बता देता हूं, हालांकि तो बात कर चुके, फिर भी फ्यूचर गुड्स ऐसे कोई भी सामान जो मौके पे सेलर के पास नहीं, मैं आपको कोई चीज बेचने की बात कर रहा हूं पर अभी मेरे पास नहीं है, दैट इज अनएसर्टेन गुड। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनएसर्टेन। मैं सेल बाय डिस्क्रिप्शन, चीज क्या है दिखाई नहीं मैंने आपको, बस समझा दी, ऐसे बता दी कि एक ऐसा, मान लो वाटर कूलर की बात करते हैं अपने, कि वाटर कूलर होगा इतने लीटर का होगा, उसमें गर्म पानी जो है गर्म रहेगा, ठंडा पानी जो है वो ठंडा रहेगा, कलर बता दिया कि ऐसे से कलर का होगा, बट एक्चुअली आपने देखा तो नहीं ना कि कौन सा सामान है जो आपको डिलीवर किया जाएगा। दैट इज सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। ये जितने भी हैं तो ध्यान दे देना, अनएसर्टेन गुड्स के अंदर तीन चीजें आप ध्यान रखोगे, या तो ये याद रख लेना भाई अनएसर्टेन गुड्स क्या होता है, मतलब क्या क्या चीजें आती हैं, अदरवाइज ऐसे याद रख लेना कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अनएसर्टेन गुड्स का या फिर फ्यूचर गुड्स का या फिर सेल बाय डिस्क्रिप्शन का, तो उस केस के अंदर कानून ये कहता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट तब तक कंप्लीट नहीं हुआ जब तक गुड्स एसर्टेन ना हो जाए, क्लियर ना हो जाए, स्पेसिफाई ना हो जाए। अब वो कैसे स्पेसिफाई हो सकते हैं सर, कैसे भी हो सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास अभी कोई सामान नहीं है, मैंने आपको उसको बेचने की बात की, फिर मैंने वो सामान खरीद लिया, फिर मैंने वो सामान खरीद लिया, अब वो हो गया एसर्टेन। अब मैं आपको मतलब उसके बाद आपको नोटिस भी दूंगा उस चीज के बारे में, बताऊंगा भी, हालांकि कानून में ऐसा नहीं बताया बट प्रोसीजरल ये होता है कि मैं आपको बताऊंगा भी कि भाई ये चीज है, ऐसी चीज है, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है। आप हो गए ओके। गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन है, तो जब वो चीज मेरे पास आ जाएगी मैं आपको शो करूंगा कि ये चीज है, आप एग्री करोगे कि हाँ ठीक है, मैंने आपको बोला ये चीज है, आपने भी एग्री किया हाँ ठीक है, अब वो एसर्टेन हो गए, स्पेसिफाई हो गए, क्लियर हो गए। तो अनएसर्टेन गुड्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता, या फिर आप ये बोल सकते हो एज पर लॉ, जो आपका लॉ की जो भाषा है, कि भाई अनएसर्टेन गुड्स के अंदर प्रॉपर्टी तब तक ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी, गुड्स तब तक ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे जब तक गुड्स एसर्टेन ना हो जाए। अनएसर्टेन गुड्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक गुड्स एसर्टेन ना हो जाए। गुड्स एसर्टेन कैसे होंगे, सेलर ने कोई चीज बताई, मान लो सेल बाय डिस्क्रिप्शन में चीज बताई, कोई प्रोडक्ट बताया, फिर वो प्रोडक्ट जब जब भी उसके पास आ जाएगा सेलर के पास, फिर वो बायर को बताएगा या बायर को शो करेगा, और बायर की कंसेंट या एसेंट लेगा कि अच्छा हाँ ठीक है मैं भी एग्री करता हूँ। अब ये कंसेंट या एसेंट कैसे भी हो सकती है, ये क्या बात हुई, आप दुकान पे जाते हो कि भैया मेरे को वाटर कूलर चाहिए, वाटर कूलर किस लिए चाहिए कि यार सर्दियां आ गई हैं तो गर्म पानी रखना होता है उसके अंदर। उसने कहा ठीक है, उसने कह दिया कि मैं मंगवा रहा हूँ, एक हमारे फलानी कंपनी है उसका बहुत अच्छा वाटर कूलर है, उसमें पानी एक पूरे पूरे दिन गर्म रहेगा, आप एक बार भर के छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है। आपने उससे पूछा कितना बड़ा, उसने कहा 5 लीटर का है और बहुत हैंडी है और ये कलर है, फलाना है, ढिमकाना है। आप उसने आपकी आपने उसकी बात सुन ली, आपने कहा ठीक है, आपने उससे बोला कितने रुपए, उसने कहा 1500 रुपए, आपने 1500 रुपए दे दिए, नहीं भी दिए जो भी बात है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो सामान आ गया, अब सामान आ गया, अब ऐसा नहीं है कि सामान आ गया तो अब आप कह दो कि यार मेरे को तो चीज पसंद नहीं है, और वो बोलेगा ऐसे थोड़ी होता है तुमने हाँ भरी थी। भैया अनएसर्टेन गुड्स है वो, आपकी हाँ कब मानी जाएगी, जब आप जाते हो या तो उसको एक्सप्रेसली बोलते हो कि हाँ चीज बढ़िया है मेरे को पसंद आई है दे दो, या फिर ऐसा होता है कि आप जाते हो, आप उससे बोलते हो यार वो वाटर कूलर आ गया क्या, उसने कहा हाँ आ गया, उसने आपको वाटर, आपने ना तो कुछ नहीं, उसने आपको वाटर कूलर दिया, आपने उठाया और आ गए। तो चाहे तो आपकी कंसेंट एक्सप्रेस थी कि हाँ मैं चीज ले रहा हूं, चाहे इम्प्लाइड थे, इम्प्लाइड कैसे, कंडक्ट से, कि आपको उसने चीज दिखाई, आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाला, आपने वो चीज उठाई और आ गए, पैसे आपने दिए हुए थे।
अब यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल से क्या समझे, पैसा कहीं भी मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि बायर ने पैसा दे दिया अनएसर्टेन गुड्स में तो वो लायबल रहेगा, अब वो बंद गया, नहीं सर। अनएसर्टेन गुड्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक गुड्स एसर्टेन ना हो जाए। एसर्टेन मतलब जब तक बायर उसके ऊपर मंजूरी ना दे दे कि अच्छा हाँ ये चीज है, मैं एग्री करता हूँ। मंजूरी कैसे दे सकता है वो, चाहे तो एक्सप्रेस मंजूरी दे दे, चाहे इम्प्लाइड मंजूरी। एक्सप्रेस कंसेंट दे दे, चाहे इम्प्लाइड कंसेंट। हमको कितना पढ़ना है, हमको सिर्फ इतना पढ़ना होता है अनएसर्टेन गुड्स में क्या क्या आते हैं, ये ध्यान रख लेना। अगर अनएसर्टेन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर मानी जाएगी, जब गुड्स एसर्टेन हो जाए। कोई भी डाउट कुछ भी, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का। यस, कोई भी डाउट कुछ भी, नहीं समझ आया तब भी बोल सकते हो, समझ आ गया तब भी बता सकते हो। दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो टॉपिक है ये अपने को छोटे छोटे एग्जाम्पल से ही पढ़ना पड़ेगा, तभी अपने को टॉपिक अच्छा से समझ आएगा। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, ताकि फिर अपने आगे बात कर सके। पिछली क्लास में वैसे तो अपने ने लिखवा दिया था ना, अपने ने लिख लिया था एसर्टेन और अनएसर्टेन वाला पॉइंट तो लिख लिया था ना, एक बार बता देना। नहीं लिखा था तो फिर अपने लिख लेंगे, बट जितना मुझे याद आ रहा है शायद पिछली क्लास में अपने ने कर दूं, आगे कंटिन्यू कर दूं क्या। हाँ वो मेरे को पता है, अपने इलस्ट्रेशन दिए थे, फिर मैंने कहा चलो टॉपिक बात कर ले, फिर इलस्ट्रेशन करेंगे। चलो अब आ जाओ आगे की बात। अब इससे आते हैं सेक्शन 23। अब सेक्शन 23 क्या है, ये जो सेक्शन 18 है ना, जिसने ये बोल दिया कि भाई अनएसर्टेन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो तब तक नहीं माना जाएगा जब तक गुड्स एसर्टेन ना हो जाए। हमने तो चलो अपनी भाषा में समझ लिया, एक देसी भाषा में समझ लिया कि एसर्टेन क्या माना जाएगा। इसी को ही सेक्शन 23 में भी बताया कि अनएसर्टेन गुड्स का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो आप ये बोल सकते हो कि कब गुड्स एसर्टेन माने जाएंगे, या आप ये भी बोल सकते हो कि कब प्रॉपर्टी या गुड्स ट्रांसफर माने जाएंगे। बात तो एक ही हो गई ना, दोबारा बोल देता हूं। अपने यही तो बोल रहे हैं कि भैया अनएसर्टेन गुड्स में जब तक गुड्स एसर्टेन या स्पेसिफाई या क्लियर नहीं हो जाते तब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा। मतलब तब तक जो सामान है वो बायर को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, तब तक उस सामान के लिए कौन लायबल होगा, सेलर। अब आ जाइए इसके अंदर, ये सेक्शन 23 यही बताना चाहता है। हमने तो देसी भाषा में समझ लिया, ये कहना चाहता है कि भाई गुड्स कब एसर्टेन माने जाएंगे ये बताओ, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कब गुड्स सेलर बायर को ट्रांसफर माने जाएंगे, कब उसके लिए बायर लायबल हो जाएगा। तो उसके अंदर इन्होंने ये बोला कि भाई कुछ एक कंडीशंस है, पहले एक बार मैं कंडीशन लिख देता हूँ। इन्होंने कहा भाई ऑब्वियस अनएसर्टेन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, अनएसर्टेन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरा, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए, मतलब इस सिचुएशन में होने चाहिए कि बायर उसको ले सकता है। गुड्स में कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए, गुड्स जो एक प्रॉपर कंडीशन, साफ सुथरी कंडीशन में होनी चाहिए कि नॉर्मली भी अगर आप किसी को वो चीज बेचते तो वो ले लेता। मतलब सपोज वाटर कूलर वाला एग्जांपल है, तो अब उसको टूटा फूटा वाटर कूलर थोड़ी दे दोगे। वो जो वाटर कूलर है वो प्रॉपर इस कंडीशन में होना चाहिए कि आप उसको यूज कर सकते हो। जो भी पर्सन है जो उस सामान को जिस पर्पस के लिए लेना चाहता है वो उसको उस पर्पस में यूज कर सके, तो हम बोलते हैं डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। तीसरा,
वो जो गुड्स है, या तो वो गुड्स एप्रोप्रिएट, जिसको आप बोल सकते हो सिंपल भाषा में यूज किए गए हैं, कंज्यूम किए गए हैं बाय सेलर, एक मिनट होल्ड रखना ना। हेलो, हेलो, या ओके, 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 सॉरी यार ना, बार बार फोन आ रहा था, कोई काम का ही होगा। चलो, या तो वो गुड्स सेलर द्वारा अप्रोप्रिएट किए गए हैं विद कंसेंट ऑफ बायर, दूसरा पॉइंट, या फिर वो अप्रोप्रिएट मतलब एक ही है, बाय बायर विद कंसेंट ऑफ सेलर। अब ध्यान दे देना अब इस चीज पे ध्यान दे देना, आ गया। ये कह रहा है कि भैया अगर अनएसर्टेन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, तो पहली बात तो शुरुआती केस में आप ये लेकर चलोगे कि भैया अभी तक इसके लिए सेलर ही लायबल है। कब तक लायबल है? जब तक वो गुड्स बायर को ट्रांसफर नहीं होता। अब वो गुड्स बायर को ट्रांसफर कब माने जाएंगे? तो हमने कहा भाई बायर को ट्रांसफर तब माने जाएंगे कि अगर बायर वो ले जाए, बायर उस सामान को ले जाए, किसकी कंसेंट से? सेलर की कंसेंट से। बायर उस सामान को ले जाए या यूज कर ले, कंज्यूम कर दे, कोई भी जैसी भी वो चीज है। उसके अलावा इन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा भाई ऐसा थोड़ी है कि हमेशा बायर ही लेता है। कई बार क्या होता है कि आपका बायर और सेलर का रिलेशन इतना अच्छा होता है कि बायर ही सेलर को बोल देता है कि यार भाई साहब 2 दिन आप ही अपने पास रख लो। उसने कहा यार ये सामान, हाँ हाँ कोई बात नहीं, मेरे को पसंद है, आप रख लो अपने पास, मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। अब यहां पर क्या हुआ? बायर की कंसेंट आ गई। यहां पर जो सेलर ने वो चीज यूज की या फिर सेलर ने अपने पास रखी, किसकी कंसेंट से? बायर की कंसेंट। यहां पर कानून ने 2 बातें बोली है जो हम बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ऐसा मत बोल रख लेना कि भैया अनएसर्टेन गुड्स है, अगर बायर के पास चले जाएंगे तभी माने जाएंगे, नहीं। अनएसर्टेन गुड्स है, अगर बायर उनको, या तो बायर उनको कंज्यूम कर ले, यूज कर ले सेलर की कंसेंट से, या फिर सेलर उनको यूज या कंज्यूम, जिसको आप बोलते हो अप्रोप्रिएट कर ले बायर की कंसेंट, दोनों में से कुछ भी हो। इन शॉर्ट, गुड्स क्लियर नहीं थे, गुड्स क्लियर नहीं थे, जो भी गुड्स थे कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ है, उसको या तो सेलर बायर की कंसेंट से, बायर की कंसेंट कैसे आएगी? उसने उसको सामान बताया, बायर ने हामी भर दी कि ठीक है भैया तुम यूज कर लो, तुम अपने पास 2 दिन रख लो, ऐसा कुछ। या तो सेलर बायर की कंसेंट से उस गुड्स को यूज कर ले, या फिर बायर जो है सेलर की कंसेंट से यूज कर ले। ऐसा नहीं कि बायर यूज कर गया तभी लायबल हो जाएगा, नहीं। बायर सेलर की कंसेंट से यूज करना पड़ेगा, ताकि क्लियर हो जाए कि अच्छा इनकी, हमने शुरू में क्या बोला कि अनएसर्टेन गुड्स में सहमति बननी जरूरी है दोनों की, कि अच्छा हाँ यही चीज है। तो अगर बायर भी यूज कर रहा है तो सेलर की सहमति से करेगा, सेलर यूज कर रहा है तो बायर की सहमति से करेगा। ये है अपना इसके अंदर जो भी बात है। अब जैसे अपने वाटर कूलर वाला एग्जाम्पल उठा लेते हैं। मैं आपके पास वाटर कूलर लेने गया, मैंने कहा यार मेरे को ऐसे ऐसे करके एक वाटर कूलर चाहिए। आपने कहा ठीक है मिल जाएगा, 5 लीटर का वाटर कूलर होगा, इस कलर का होगा, गोल होगा, ऊपर से उसमें ढक्कन होगा, पानी डल जाएगा। मेरे को तो आपने बताया, मैंने तो देखा नहीं। फिर आपने, मैंने कहा भाई कितने रुपए का? आपने कहा 1500 रुपए का। मैंने कहा लीजिए 1500 रुपए, कब तक आएगा? आपने कहा भाई 2 दिन बाद आ जाए। ठीक है साहब, 2 दिन बाद आपके पास वो चीज आ जाती है, आप मेरे को फोन करते हो कि भैया वो तुम्हारी चीज आ गई है। मैंने कहा ठीक है सर आ गई है। तो आपने क्या किया? फोटो भी भेज दी मेरे को, फोटो क्लिक की और भेज दी। मैंने कहा ठीक है सही है। मैंने कहा ठीक है सर मेरे को पसंद है, आप रख लीजिए, मैं 2 दिन बाद ले जाऊंगा। मैंने क्या बोला आपको? कि मेरे को ये चीज पसंद है,
आप रख लीजिए, मैं 2 दिन बाद ले जाऊंगा। अब मैंने सहमति दे दी है, हालांकि वो चीज आपके पास पड़ी है, पर यहां पर क्या हुआ, सेलर के पास बायर की कंसेंट आ गई कि ठीक है, मैं इस पे सहमत हूं कि ये चीज को मैं ले जाऊंगा, या ये चीज ही है जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इन शॉर्ट, जहां दोनों की सहमति हुई वहां वो गुड्स अनएसर्टेन से एसर्टेन में आ गए। वहां किससे आ गया, अनएसर्टेन से वो एसर्टेन में आ गया। ये कहना चाहते हैं, ये पॉइंट यही कहना चाहते हैं कि भैया ऐसा है, अनएसर्टेन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है था, पर जहां भी दोनों की सहमति बन जाए। अब ये सहमति कैसे बनेगी, आपको बोला जाता है कि उस सामान को सेलर ने यूज किया बायर की कंसेंट से, बायर ने यूज किया सेलर की कंसेंट से, मतलब दोनों की सहमति बनी है किसी एक सामान के ऊपर। जहां दोनों की सहमति बन गई वहां ये गुड्स बन गया एसर्टेन। और एसर्टेन गुड्स का रूल सिंपल सा है कि एसर्टेन गुड्स में जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसी समय से बायर लायबल हो जाता है। इन शॉर्ट, यहां पर भी क्या होगा, जिस समय वो एसर्टेन गुड्स की कैटेगरी में आया तो उस समय से ही बायर लायबल हो जाएगा। आप कोई भी एग्जांपल बना लो, आपको कोई एग्जांपल बनाना है तो भी बना लो, बता दो, मैं आपको उस पर बता दूंगा। कोई भी एग्जांपल बना लो आप, फ्यूचर गुड्स का, सेल बाय डिस्क्रिप्शन का, उसमें आप कैसे भी करके कुछ मर्जी तिकड़म फिकड़म कोई मर्जी फैक्ट बना के और ऐसे फैक्ट ले आओ कि एक जगह पे बायर और सेलर की सहमति हुई है कि अच्छा यही सामान है, वहीं से बायर लायबल माना जाएगा। सामान चाहे किसी के पास भी था, जहां पे सहमति बनती है वहीं से बायर लायबल माना जाएगा। इसको लेकर कोई भी डाउट? हाँ जी भाई, इसको लेकर कोई भी डाउट? यस, कोई भी डाउट, कुछ भी नहीं समझ आ रहा तब भी बता देना, और अगर समझ आ रहा है तभी हाँ भरना। नहीं समझ आ रहा है तो फालतू की हाँ मत भर देना, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा पॉइंट, कौन सा, एसर्टेन गुड्स वाला। ये इजी है, और ध्यान दे देना, ये जितना इजी है ना उतना ही यहां से क्वेश्चन आएगा आपसे, अनएसर्टेन से नहीं आएगा। क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, जो आपका अनएसर्टेन गुड्स है वो आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, यार ये क्या क्या कैसी सी कैसी भाषा बदल रही है इसके अंदर, पर ये उतना ही ईजी है। अनएसर्टेन में क्या है कि भैया जहां पर भी फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर भी सेल बाय डिस्क्रिप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, तो सेलर लायबल रहेगा। कब तक, जब तक एक ऐसा पॉइंट ना आ जाए जहां पर बायर और सेलर दोनों की उस सामान पे सहमति बने। अच्छा यही चीज थी, हाँ यही चीज, तब तक सेलर, इसमें उसमें सिंपल लॉजिक है। यहां पर क्या है, सिंपल नहीं। यहां पर आपका सेक्शन 19 आता है, सेक्शन 20 आता है, सेक्शन 21 आता है, सेक्शन 22 आता है। हाँ सही है, 19, 20, 21 और 22। अब आ जाइए सेक्शन 19, तो जो आपका प्री का क्वेश्चन है, अभी मैं इसमें प्री के क्वेश्चन भी बता दूंगा। वो ये कहता है कि भैया अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर, चाहे तो आप बोल दो स्पेसिफिक गुड्स, चाहे आप बोल दो अनएसर्टेन गुड्स, स्पेसिफिक चाहे एसेट, मतलब क्लियर गुड्स की बात हो रही है कि भाई क्या चीज की बात हो रही है, इस चीज का अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो रूल सिंपल सा है, इंटेंशन ऑफ पार्टीज। ध्यान दे देना, डायरेक्ट मत बोल देना कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, इंटेंशन ऑफ पार्टीज। सामान किसके पास माना जाएगा ये डिपेंड करेगा इंटेंशन ऑफ पार्टीज। इंटेंशन ऑफ पार्टीज किन चीजों से निकाली जा सकती है, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के अनुसार, जो कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने बातें लिखी हैं उसके अनुसार।
जो केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हैं उसके अनुसार। प्रैक्टिकली बोलूं, हमारे लिए सेक्शन सिर्फ प्री पर्पस से इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपसे वो ये पूछ लेना कि भैया स्पेसिफिक गुड्स, एसर्टेन गुड्स की कॉन्ट्रैक्ट है, तो बायर कब से लायबल माना जाएगा, या फिर गुड्स कब ट्रांसफर माने जाएंगे, सर अभी हम नहीं कुछ कह सकते। क्यों नहीं कह सकते सर? सेक्शन 19 कहता है वो पार्टीज की इंटेंशन पे, या इन शॉर्ट सेक्शन 19 कहता है वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पे डिपेंड करेगा। दोनों में से कुछ भी बोल दो, पार्टीज की इंटेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पे डिपेंड करेगा। ये क्या है? ये एक्चुअली में ये है कि भैया सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स होने से, सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स होने से कॉन्ट्रैक्ट गुड्स ट्रांसफर नहीं माने जाते हैं। बहुत और भी बातें हैं कि गुड्स स्पेसिफिक है पर क्या डिलीवरेबल है या नहीं है, डिलीवरेबल कंडीशन में है या नहीं है। गुड्स स्पेसिफिक है, आप ये भी बोल दो कि भाई गुड्स स्पेसिफिक है बट डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। गुड्स स्पेसिफिक है पर अभी भी प्राइस फिक्स करना है। गुड्स स्पेसिफिक है, डिलीवरेबल है, पर अभी भी उसको आप प्राइस फिक्स करना है, वेट करना है, मेजर करना है। गुड्स स्पेसिफिक है, डिलीवरेबल सिचुएशन में भी है, डिलीवरेबल कंडीशन में भी है, पर अभी भी सेलर द्वारा कुछ काम करना बाकी है। तो कई रूल है। सिर्फ आप ये बोल दो कि यार वो चीज स्पेसिफिक गुड्स है, मतलब ऐसे किसी गुड्स की बात है जिसपे बायर और सेलर की क्लियर सहमति है। क्लियर कि मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं एक फलानी कंपनी का कैमरा आपको दूंगा, आपको पता है कि अच्छा ये कैमरा, बाकायदा आपको उसकी फोटो भी दिखाई, आपने भी ऑनलाइन देख ली कि अच्छा ये चीज है, क्लियर है। पर सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स होने से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं माना जाएगा। सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स के बेस पे आप ये नहीं बोल सकते कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी समय से बायर लायबल हो जाएगा, नहीं। सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स अगर वो बोल रहा है, अगर आपसे प्री में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भैया स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट माना जाएगा, या गुड्स कब बायर को ट्रांसफर माने जाएंगे, सर अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये पार्टीज की इंटेंशन या कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पर डिपेंड करता है। ये एक्चुअली में इसका कहने का मतलब पता है क्या है? ये इन चीजों पर डिपेंड करता है कि क्या गुड्स डिलीवरेबल कंडीशन में है, क्या गुड्स डिलीवरेबल कंडीशन में तो है बट फिर भी उनका प्राइस फिक्स करना बाकी है। प्राइस फिक्स इज लाइक वेट, मेजर करना बाकी है। मान लो आप चीनी लेने जाते हो दुकान पे, चीनी की तो बोरी है, आपने चीनी देख ली, आपने उसको बोला कि भैया 1 किलो चीनी दे दो, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया? अब आप लायबल हो। भैया वो बोरी तो 50 किलो की है, अभी वो उसमें से 1 किलो वेट करेगा, वो 1 किलो वजन होगी, फिर वो चीज आपको देगा। तो अगर कोई भी वेट उस चीज का करना बाकी है, उसका कोई भी प्राइस फिक्स करना बाकी है, कुछ भी ऐसा, या फिर हम बोलते हैं कि चीज डिलीवरेबल कंडीशन में तो है पर अभी भी सेलर द्वारा कुछ काम करना बाकी है, कैसे भी बोल दो। मान लो ये बोल दो कि भैया उसको रिपेयर करना बाकी है, हालांकि रिपेयर तो नहीं बोल सकते क्योंकि रिपेयर में तो फिर ये माना जाएगा कि वो नॉट डिलीवरेबल है। मान लो सेलर द्वारा उसकी नहीं, लाइक छोटी मोटी कुछ भी ऐसी, उस पर कुछ नाम लिखना बाकी है, उस पे ऐसी कोई फॉर्मेलिटी की पैकिंग करना बाकी है, या सेलर द्वारा उसको भी एक बैग में, जैसे बैग में चीज ऐसा कुछ बाकी है, तो जब तक वो एक्ट ना हो जाए। अगर प्राइस फिक्स करना बाकी है, जब तक प्राइस फिक्स ना हो जाए। अगर जो स्पेसिफिक गुड्स है पर डिलीवरेबल कंडीशन में नहीं है, डिलीवरेबल का मतलब यहाँ होता है भाई मान लो उसको कोई रिपेयर करना बाकी है, उसमें कोई टूट फूट आ गई इसलिए उसको कुछ मेंटेन करना बाकी है, उस केस में सर जब तक ये चीज नहीं हो जाती तब तक माना नहीं जाएगा कि वो सामान डिलीवर हो गया। तो अब ध्यान देना, एसर्टेन में सिंपल था, एसर्टेन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं माना जाएगा। कब तक नहीं माना जाएगा? जब तक गुड्स एसर्टेन ना हो जाए। प्री का क्वेश्चन, प्री में क्या पूछा जा सकता है? अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स है फॉर अनएसर्टेन गुड्स, अनएसर्टेन गुड्स, तो गुड्स, या तो वो ये बोल सकता है भाई कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट माना जाएगा, या वो ये बोल सकता है भाई गुड्स कब ट्रांसफर माने जाएंगे टू बायर।
जब तक गुड्स एसर्टेन नहीं हो जाते। ये प्री का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद भाई गुड्स एसर्टेन कब माने जाते हैं? सर जब दोनों की किसी एक समान पे सहमति बन जाए। कैसे बताएंगे? सेक्शन 23। चलिए बात खत्म। सेक्शन 18 प्री के हिसाब से पढ़ लेना, 23 नहीं भी पढ़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां से क्वेश्चन नहीं आता। अब आ जाओ स्पेसिफिक गुड्स। अगर आपसे ये पूछ ले भैया स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, तो सिर्फ ये मत बोल देना कि स्पेसिफिक गुड्स, या बोल दे वो एसर्टेन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, तो कब से प्रॉपर्टी ट्रांसफर मानी जाएगी, और आप बोल दो जब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ। नहीं सर, सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स की कॉन्ट्रैक्ट की बात अगर हो रही है और उसने आगे कुछ नहीं बोला, तो आप ये बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पे डिपेंड करेगा, पार्टीज की इंटेंशन पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स होने से गुड्स ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे, अभी भी उसमें और चीजें हो सकती हैं। हो सकता है वो गुड स्पेसिफिक है पर डिलीवरेबल सिचुएशन में नहीं है। हो सकता है वो गुड स्पेसिफिक है पर अभी भी उस पर कोई काम करना बाकी है सेलर द्वारा। ये है आपके सेक्शन 19 से 22। ये है आपका सेक्शन 19 जो ये बात बोलता है। ये है आपका सेक्शन 20 जो बोलता है कि भैया अगर स्पेसिफिक गुड्स है और डिलीवरेबल कंडीशन में है। ये है आपका सेक्शन 21 जो है कि स्पेसिफिक गुड्स है पर डिलीवरेबल कंडीशन में नहीं है। ये है आपका सेक्शन 22। इसको भी आप सेक्शन 22 बोल सकते हो, हालांकि ये कहीं लिखा नहीं है, मैंने वैसे ही आपको लिख के दे दिया कि भाई अगर ऐसा भी कुछ आ जाए तब भी यही बोलना जब तक सेलर वो एक्ट नहीं कर लेता। अब अपने एक बार इसको मैं मोटा मोटी लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे, ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए अब आ जाइए। सेक्शन 19 ये बोलता है, सॉरी सेक्शन 19 तो लिख लिया ना आपने। सेक्शन 19 ये बोलता है कि अगर स्पेसिफिक गुड्स को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो किस पे डिपेंड करेगा? पार्टीज की इंटेंशन पे, या बोल दो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पे। ये इंटेंशन या कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हम किन रूल से निकालते हैं? 20, 21 या 22 इन सेक्शंस के बेस, इन सेक्शन के बेस। सेक्शन 20 टू 22, हालांकि 20 टू 24 बोला जाता है आपके, बट ध्यान देते ना 20 से 22। अब ये 20 से 22 क्या क्या है? सबसे पहला आ जाइए सेक्शन 20 कि भैया अगर स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ इतना सा बोल रहा हूं कि भाई सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है। आप पूछ रहे हो कि भाई डिलीवरेबल कंडीशन में है नहीं है, वो तो बताओ। वो कह रहे हैं वो नहीं, आप तो ये बताओ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स तब क्या है? तो आप बोलोगे भाई ये तो यहाँ है ही नहीं, ये तो सेक्शन 19 में है। सेक्शन 19 ही तो था जो ये बोल रहा था कि अगर स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, उसमें हम नहीं बता सकते क्या होगा, वो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स या पार्टीज की इंटेंशन पे डिपेंड करेगा। तो सेक्शन 20 जहां से रूल चालू होते हैं, अगर स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है और वो गुड्स डिलीवरेबल कंडीशन में है। अब दो बातें आपको बोल दी उसने, एक स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा वो जो गुड्स है वो डिलीवरेबल कंडीशन में है। उस केस में हम बोलते हैं कि भैया जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब से कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी समय से प्रॉपर्टी ट्रांसफर मानी जाएगी। जब से कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ध्यान देना, अब एक चीज है, आप कभी खुद से नहीं सपोज करोगे कि डिलीवरेबल है या डिलीवरेबल नहीं है। वो आपको बोल रहा है कि भैया ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है लकड़ी बेचने का, ये बेचने का, और वो नहीं बता रहा कुछ भी। कुछ भी उसने ऐसा नहीं बताया कि अभी भी लकड़ी को काटना बाकी है या ये कुछ नहीं बताया, तो आप मानोगे कि डिलीवरेबल कंडीशन। नेगेटिव कभी नहीं मानोगे, पॉजिटिव मानोगे। वो बोल रहा है कि भाई ए जो है बी की दुकान पे जाता है नहीं टेबल लेने, लकड़ी का जो टेबल होता है, कोई भी ऑफिस टेबल बोल दो चाहे लेने। अब वहां पे यार डिलीवरेबल कंडीशन में है नहीं है ये तो बताया ही नहीं है, आप मान के चलोगे। अगर वहां कुछ लिखा हुआ है कि अभी भी उस टेबल के अंदर रिपेयर करना बाकी है, उस टेबल को साफ करना बाकी है, उस टेबल पे पेंट बाकी है, तब आप दूसरी कंडीशन देखो।
अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है तो आप मानोगे कि क्योंकि स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप ये मान के चलोगे कि डिलीवरेबल कंडीशन। अगर कुछ भी नहीं बोला और आप सेक्शन 20 के हिसाब से बोलोगे कि जब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तभी से प्रॉपर्टी ट्रांसफर मानी जाएगी, तभी से बायर लायबल माना जाएगा। अब ध्यान देना, चाहे कुछ भी हो आगे, वो आपको बोल रहा है कि भाई इन दोनों में बात हुई थी कि पैसा 10 दिन बाद दिया जाएगा, बात हुई थी कि सामान डिलीवर 10 दिन बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा ना शुरू में, हमने कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में क्या पढ़ा था भैया? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल तो किसी भी चीज का हो, प्रेजेंट गुड्स का हो, फ्यूचर गुड्स का हो, आज सामान डिलीवर करने का हो, 10 दिन बाद सामान डिलीवर करने का हो, आज पेमेंट का हो, 10 दिन बाद पे, वो सब कॉन्ट्रैक्ट माने जाए। यहाँ पे यही तो कह रहा है भैया, किस चीज की बात हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट की। तो चाहे सामान डिलीवर हो रहा है, नहीं हो रहा है, पैसा 10 दिन बाद देने, कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, गुड्स डिलीवरेबल कंडीशन में थे, हम ये मानेंगे कि जब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिस दिन से, जिस समय से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसी समय से प्रॉपर्टी ट्रांसफर मानी जाए, उसी समय से ही उस सामान के लिए बायर लायबल होगा। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह से लिखना हो लिख देता हूं। डिलीवरी, पेमेंट, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इन बातों से हमें कोई भी लेना देना नहीं। हाँ बिल्कुल पड़ेगा। इंटेंशन जो है, कहाँ गया इंटेंशन? ये जो मैं लिखते हैं फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, उसमें सभी आ गया। लिखना है तो लिख लो, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स, फैक्ट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस, पार्टीज की कंडक्ट, ये जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस है ना, इसमें सभी आ गया था, इसलिए मैंने इसको लिखा है। ठीक है, अब आ जाओ, आगे की बात करते हैं। सेक्शन 21, अब ध्यान देना भैया। सेक्शन 21 ये क्या है? ये कह रहा है कि अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं पर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। अब वो कैसे भी हो सकते हैं कि भाई उसको रिपेयर करना बाकी है, टूटे फूटे हुए हैं। मैं ऑफिस चेयर लेने गया तो उन्होंने कहा सर चेयर है, बस इसमें हमको नट कसना बाकी है, सर कुशन लगाना बाकी है। मैं ऑफिस टेबल लेने गया तो सर बस इस पे पेंट करना बाकी है, या इसको चेक करना बाकी है कि कोई टूट फूट तो नहीं है, कुछ भी बोल दो, कैसे भी बोल दो, रिपेयर है, पेंट है, साफ करना बाकी, कुछ भी है जिसमें आप ये बोल सकते हो कि भैया वो डिलीवरेबल कंडीशन में नहीं। हम इसमें क्या बोलते हैं कि अगर स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, पर अगर बात ये निकल के आती है कि भैया जो गुड्स है वो डिलीवरेबल कंडीशन में नहीं है, तो वो कब तक गुड्स ट्रांसफर नहीं माना जाएगा? पहली बात ध्यान रख लेना, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीट। गुड्स ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे। गुड्स कब से ट्रांसफर माने जाएंगे? गुड्स ट्रांसफर होंगे टू बायर जब नंबर 1 गुड्स आर पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट, उस सामान को डिलीवरेबल कंडीशन में जब डाल दिया जाएगा। नंबर 2, बायर हैज नोटिस ऑफ इट। ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि साहब ऐसा है, मैं ऑफिस चेयर लेने गया, तो मैंने कहा भैया ऑफिस चेयर दे दो। उसने कहा ठीक है साहब, है मिल जाएगी, ये वो, उसने अपनी पूरी जो ज्ञान गिनती थी सब सुना दी मुझे। मैंने उसकी बात सुनी, मैंने कहा ठीक है ये वाली दे दो। फिर उसने कहा कि ठीक है सर आप 10 मिनट बैठिए और इसकी कुशन लगाना बाकी है। कोई बात नहीं भाई, कुशन लगा दो। कुशन उसने लगा दिया, पूरी सेट हो गई। मैं उसके ऑफिस में बैठा था। अब क्या होता है, कुशन सेट हो गई, कुशन उसने लगा दिया, सब कुछ हो गया। इतनी देर में क्या होता है कि वहां पर आग लग जाती है, वो कुर्सी तो खराब हो जाती है। वो ये कहता है कि भैया जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस समय वो कुर्सी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं थी,
पर मैंने डिलीवरेबल कंडीशन में डाल दी थी, मैंने उसको सब कुछ सही कर दिया था, तब से आप लायबल हो गए। कानून कहता है ना, आपने डिलीवरेबल कंडीशन में डाल दी थी, पर क्या उस चीज के बारे में बायर को बता दिया था क्या? बायर को ये पता था क्या कि ये आ गई? हाँ, बायर को बता दिया, उसके बाद से आप बायर को लायबल मान सकते हो। हम ये नहीं कह रहे कि आपने डिलीवरेबल कंडीशन में डालोगे और फिर बायर को वो चीज डिलीवर करोगे तभी, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने उस चीज को, एक मिनट, आपने उस चीज को डिलीवरेबल कंडीशन में डाल दिया, उसके बाद आप बायर को बताओ तो सही। तो बायर कब से लायबल हो जाएगा? जब वो चीज डिलीवरेबल कंडीशन में डाल दी गई है और बायर को उसके बारे में बता दिया गया है। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। आपने कोई ऐसा सामान था जो डिलीवरेबल कंडीशन में या जो रिपेयर होना था, रिपेयर कर दिया, सही कर दिया, और तभी से बायर ऑटोमेटिकली लायबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सही कर दिया, उसके बाद आपने बायर को बताया। आप अपनी गाड़ी सर्विस पे देने जाते हो, जब वो गाड़ी आपकी सर्विस हो जाती है और उसके बाद आपको नोटिस मतलब फोन करते हैं, बता देते हैं कि भैया आपकी गाड़ी सही हो गई है, आप ले जाओ, तब से आप लायबल हो। आप तब से लायबल। तो नोटिस सिर्फ डिलीवरेबल कंडीशन में डालने से नहीं, तो ध्यान दे देना, अगर स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है और गुड्स जो है डिलीवरेबल कंडीशन में नहीं है, तो पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं माना जाएगा। उसके बाद बात आती है फिर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट माना कब जाएगा? कब माना जाएगा? जो गुड्स है कि जो गुड्स है वो बायर को ट्रांसफर हो गए हैं, वो माना जाएगा जब गुड्स डिलीवरेबल कंडीशन में डाल दिए गए हैं और उसके बारे में बायर को भी बता दिया गया है। गुड्स डिलीवरेबल कंडीशन में डाल दिए गए हैं और उसके बारे में बायर को भी बता दिया गया है। लास्ट सेक्शन, फिर उसके बाद अपने इसके क्वेश्चन करेंगे कि क्या क्या प्री के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, गुड्स डिलीवरेबल कंडीशन में है, तीसरी बात यह है कि प्राइस फिक्स करना बाकी है, उसको वेट करना बाकी है, उसको मेजर करना बाकी है, कुछ भी बोल दो। आप दुकान पे कपड़ा लेने जाते हो, कपड़ा आप पसंद कर लेते हो, प्राइस भी पसंद फिक्स हो जाता है, आप उसको बोलते हो भैया ये 1 मीटर कपड़ा दे दो, तो बड़ा सा 15-20 मीटर का कपड़ा है, उसमें से 1 मीटर आप ले रहे हो, तो वो जब उस 1 मीटर को मेजर करके काट के आपको दे नहीं देता, तब तक आप लायबल नहीं हो। क्यों? आप ये बोल सकते हो कि बिल्कुल स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल कंडीशन में, बिल्कुल साफ सुथरा है, कुछ नहीं करना है। कुछ क्यों नहीं करना है? अभी भी उसको मेजर करना बाकी है, उसको वेट करना बाकी है, या फिर मान लो अगर किसी भी वजह से प्राइस फिक्स करना बाकी है, जब तक ये नहीं हो जाता। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट है स्पेसिफिक गुड्स का, आपको वो बोल रहा है कि गुड्स डिलीवरेबल कंडीशन में है, ये भी बोल रहा है, मतलब सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ नहीं है। पर अगर वो ये बोलता है कि भाई अभी भी उसका वेट करना बाकी है, मेजर करना बाकी है, तो हम बोलते हैं जब तक वेट या मेजर हो नहीं जाता, एंड दूसरा बायर को इस चीज का नोटिस नहीं बता, बायर को इस बारे में बता नहीं दिया जाता। ये दोनों चीजें होंगी। सिर्फ वेट कर दिया या सिर्फ उस कपड़े को काट दिया नहीं, बायर को भी पता होना। आप एक दुकान पे जाते हो, कपड़ा पसंद करते हो और उसको बोलते हो कि यार भैया जब ये 1 मीटर कपड़ा काट देना, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। उसने कब 1 मीटर कपड़ा काट दिया, तो उसने आपको बताया, जैसे ही वो आपको फोन पे बता देगा, तब से आप लायबल हो जाओगे। और अगर आप वहीं पे मौके पे मौजूद हो, तब तो भैया आपके सामने ही चीज हो रही है, तो जैसे ही वो कट जाएगा, माना जाएगा कि आपको उस चीज का नोटिस हो गया। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम टॉपिक पढ़ते हैं डीम्ड नोटिस। कोई भी ऐसी चीज जो आपको एक्सप्रेसली बताई जाती है, वो भी नोटिस है। कोई भी ऐसी चीज जो आपका पता करना आपकी ड्यूटी है, कोई भी ऐसी चीज जो इम्प्लाइड मानी जाती है कि भैया आप मौके पे मौजूद थे, बताना क्या था, मौके पे मौजूद थे कि आपके सामने सब कुछ हो रहा था, तो भी आपका वो नोटिस माना जाएगा। या फिर आपके बिहाफ पे आपके एजेंट को उसने बता दिया। एक बार होता है ना, बंदा ये कह देता है कि भाई मेरे को फोन कर लेना, अगर मेरा फोन ना मिले तो हमारे फलाने ऑफिस में या फलाना बंदा है उसको फोन कर देना, वो आपको बता देगा, या उसको बता देना। आप गाड़ी सर्विस देने गए, आपने कहा कि यार मैं तो बाहर जा रहा हूँ, ये हमारे यहाँ पे जो भी है मेरे मैनेजर हैं, ये फलाने या ढिमकाने, उनको आप फोन कर देना, वो गाड़ी ले जाएंगे। गाड़ी के आप मालिक हो, सर्विस पे भी आप दे के आए हो, और वहां पर उसने नोटिस किसको दे दिया? आपके एजेंट को, तो वो भी आपको माना जाएगा।
तो आपके एजेंट को दिया गया नोटिस, मौके पे आप मौजूद हो तो अपने आप डीम्ड नोटिस माना जाएगा, आपको एक्सप्रेसली बताया गया नोटिस, ये सब है नोटिस। अब आ जाओ, ध्यान दे देना। सबसे पहला क्वेश्चन जो अब चालू होता है, रिस्क प्राइमा फेसी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं प्री के? कौन सा सेक्शन ये बात करता है कि रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी? सर सेक्शन 26। ठीक है, ये जो सेक्शन 26 है ये किस मैगजीन पर बेस्ड है? बहुत कम चांस है बट फिर भी आ सकता है, क्योंकि ये बाकायदा बेरेक्स में लिखा गया मैगजीन है, बेरेक्स में लिखा हुआ तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन सा सेक्शन ये कहता है कि अनएसर्टेन गुड्स के, कौन सा सेक्शन बात करता है? आ गया, अच्छा ठीक है, ये तो अपने शुरू वाला है, सॉरी। यहाँ कौन सा सेक्शन बात करता है कि भैया अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं माना जाएगा? सेक्शन 18 एक। दूसरा, अनएसर्टेन गुड्स का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बायर कब लायबल होगा? जब गुड्स एसर्टेन हो जाएंगे। अनएसर्टेन गुड्स के अंदर क्या क्या आते हैं? फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, वो सब अनएसर्टेन गुड्स में आते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए। प्राइमा फेसी का सेक्शन, अनएसर्टेन गुड्स का सेक्शन, अनएसर्टेन गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है कब कंप्लीट माना जाएगा, मतलब बायर कब से लायबल होगा। चौथा क्वेश्चन हो गया कि अनएसर्टेन गुड्स में कौन कौन से तरह के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, 4। उसके बाद ये सेक्शन 23 प्री में नहीं आएगा। उसके बाद एसर्टेन गुड्स, अगर एसर्टेन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपको क्या बोल रहा है? एसर्टेन या स्पेसिफिक गुड्स, और वो कुछ नहीं बोल रहा, और कुछ नहीं जोड़ रहा। अगर एसर्टेन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो गुड्स जो है कब ट्रांसफर माने जाएंगे? सीधा बोलना, पार्टीज की इंटेंशन पे डिपेंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पे। वहां मत बोल देना जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नहीं। एसर्टेन गुड्स के केस में सिर्फ इतना ही बोलोगे। क्यों? क्योंकि अभी भी और चीजें बाकी हैं। अगर स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स बोल रहा है, इंटेंशन। अगर स्पेसिफिक गुड्स है और डिलीवरेबल कंडीशन में है तब आप बोल दोगे कि भैया अगर डिलीवरेबल कंडीशन में है, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट। अगर स्पेसिफिक कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट है और डिलीवरेबल कंडीशन में नहीं है तो ये ध्यान रख लेना, यहीं से लिखा देता। स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, डिलीवरेबल कंडीशन में है, आंसर होगा जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी समय से बायर लायबल है। वो आपको ये बोले कि डिलीवरी की बात ये हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है और डिलीवरेबल कंडीशन में नहीं है, दोबारा बोल रहा हूं, स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरेबल कंडीशन में नहीं है, तब क्या होगा? तब आप ये बोलोगे कि भैया बायर कब से लायबल होगा? जब गुड्स डिलीवरेबल कंडीशन में और बायर को नोटिस, दोनों चीजें होनी चाहिए। ये मत बोलना एक, दोनों चीजें। उसके बाद अगर स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, डिलीवरेबल कंडीशन में है, बट फिर भी प्राइस वगैरह फिक्स करना है, जब आप प्राइस फिक्स कर जाओगे और उसके बारे में बायर को बता दोगे। ये ध्यान दे देना, बायर को नोटिस होना जरूरी है, बायर को नोटिस होना जरूरी है। उसके बाद हम जितना भी पढ़ रहे हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब ऐसा नहीं है कि जो कानून बोल रहा है हमेशा वही रहेगा। ये तब लगेगा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अगर पार्टीज ने आपस में कोई अलग सा ही कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तब उसी को माना जाए। अगर इन चीजों पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पार्टीज की आपस में कोई भी ऐसी कोई बात, कोई सहमति इन चीजों पे नहीं है, तब ये लगेगा। अदरवाइज किसी भी तरह से आप ये मत बोल देना कि भाई ये लगेगा। तो एक पूछा जा सकता है आपसे कि भाई सेक्शन 18 से लेकर 26 तक जो प्रोविजन है कब, वो कब लगेंगे? अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, उन चीजों के ऊपर कोई भी एक्सप्रेस या फिर अलग से कोई बात नहीं हुई, तब हम उसको लगाते हैं। अगर अलग से पार्टीज ने बात कर रखी है कि कब कौन लायबल होगा, तब फिर वही चीजें चलेंगी। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का?
चलें अब आगे बात करें। अब आते हैं आपके कल उस दिन वाले एग्जाम्पल पे, जो अपने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल पढ़े थे। आए उस पर बात करें थोड़ी। चलो भैया, लास्ट क्लास वाला मेरे को एग्जाम्पल याद करा दो एक बार, मोटा मोटी सा। ऐसा ही कुछ था, एक तो एग्जाम्पल ये था कि भाई वो एक आदमी है, वो दूसरे आदमी को लकड़ी बेचने की बातें करता है और इतने रुपए की बात करता है, और वो बोलता है कि भाई जो लकड़ी के पैसे हैं मैं तुमको इतने टाइम बाद दूंगा, और नहीं, लकड़ी के पैसे वो उसको दे देता है और उसको बोलता है कि तुम कुछ समय तक ये चीज अपने पास ही रखना। ऐसा सही कुछ एग्जाम्पल था ना? इसे एक बार फटाफट बता देना कि भाई ऐसा सही कोई एग्जाम्पल था ना अपने पास। फाइनली आज राजस्थान 2025 का रिजल्ट आएगा। होप सो। देखो क्या बनता है। और निकाल देंगे वैसे तो रिजल्ट। आज 19, आज क्या फ्राइडे है ना? निकाल देंगे। तो 30 ही बच्चे हैं। एक बार एग्जांपल बता दो यार मेरे को, मोटा मोटी ऐसे भी कुछ एग्जांपल था ना? नहीं, चलो कर ही लेते हैं, आप लोग बताना क्या होगा। आप लोग बताना क्या होगा इसके अंदर। ए जो है वो बी को एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऐसी एग्जांपल बना रहा हूँ कि ए जो है बी को लकड़ी देगा। बी ने, मतलब लकड़ी कितने रुपए में? 100 रुपए। ठीक है, थैंक यू। हाँ, ठीक है, प्राइस 2 महीने बाद, ठीक है। और बी ने उसको ए ए और बी के बीच में, सही है याद आ गया, ए, थैंक यू। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है इस चीज का कि ए जो है वो बी को लकड़ी देगा, बी जो है वो ए को 100 रुपए देगा। मान लो लकड़ी जाता है भाई, लोडी वोडी आ रही है तो 1-2 किलो लकड़ी लेने पहले ही चला जाता है। अब इनमें इन्होंने बात ऐसे की है कि भाई लकड़ी अभी भी ए के पास है, जो सामान है वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, वो ए के पास है। और पूछा गया कि भैया बी ने पैसे दे दिए, बी ने पैसे नहीं भी नहीं दिए, बी ने पैसे भी नहीं दिए। उसके बाद ये बात आती है कि एक और बात है, बी ने ये बोला है कि भैया तुम 2 महीने तक ये चीज अपने पास ही रखना, मैं जब लोडी आएगी तब लेकर जाऊंगा। हमको बोला जाता है कि भैया ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है किस चीज का? लकड़ी का। कितने रुपए का? 100 रुपए का। फिर उसमें बोला जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स ऐसे हैं कि अभी हाल फिलहाल लकड़ी ए के पास रहेगी, बी ने उसको पैसे भी नहीं दिए हैं, और बी ने जो है उसको ये भी कहा है कि यार 2 महीने तक ये चीज तू अपने पास ही रखना। अब होता क्या है, कुछ समय बाद लकड़ी आग लग जाती है। अब बताओ क्या होगा? इस लकड़ी का जो नुकसान हुआ है वो कौन भरेगा? ए भरेगा या बी भरेगा? बताओ भाई, ए भरेगा या बी भरेगा? बताओ, ए भरेगा या बी भरेगा?
और इजी करना है तो ये लो, ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है 1 किलो लकड़ी का, कितने रुपए में, 100 रुपए में। लकड़ी कब देनी है, 2 महीने बाद उसको देनी है। क्या बी ने पैसे दे दिए, अभी तक नहीं दिए हैं, और सामान किसके पास पड़ा है, अभी तक ए के पास पड़ा है। बताओ कौन नुकसान भरेगा। इन शॉर्ट ये जो आग लगी है ये कब लगी है, जब वो लकड़ी ए के पास थी। कौन नुकसान भरेगा। रीजन, रीजन आपको लग रहा है भाई ए भरेगा, ए क्यों भरेगा। आप ये कह रहे हो भाई ए जो है उसका नुकसान भरेगा, तो ए क्यों भरेगा नुकसान। हाँ जी, ए अगर भरेगा तो क्यों भरेगा, कोई वजह आपके पास। अच्छा पहले ये बताओ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये स्पेसिफिक का है, या मतलब एसर्टेन गुड्स का है, या अनएसर्टेन्ड का है। पहले ये बताओ कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है, स्पेसिफिक का है, या एसर्टेन का है, या अनएसर्टेन का है। पहले तो ये बताओ। पहले तो ये बताओ, मतलब रुचि जी आपका ये कहना है कि भाई ये एसर्टेन गुड्स का है, ठीक है साहब। अब आते हैं बात, एसर्टेन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है आप ये कह रहे हो, और हमेशा ये ध्यान रखना, अपने जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, पार्टनरशिप की भी मैं बात कर रहा हूँ, जब तक बिल्कुल कोई ऐसा सा लिखा ना है ना, कोई फैक्ट ना हो जिससे आपको लगे कि हाँ यार कंफर्म हूं मैं कि ये अनएसर्टेन है, तब तक कभी भी खुद से उसको अनएसर्टेन मत मांग लेना। खुद से ये प्रिज्यूम मत कर लेना कि साहब लकड़ी की बात है, लकड़ी कैसी है किसी को क्या पता, लकड़ी कितनी है, किस शेप, किसी को क्या पता। साहब ऐसे नहीं है, अगर वो बिल्कुल ऐसा कुछ बोल रहा है, बिल्कुल ही फैक्ट ऐसा आ रहा है कि यार आप बोल सकते हो कि अनएसर्टेन गुड्स है। जैसे कि मान लो वो ये बोलता कि भाई, मान लो लकड़ी की जगह लकड़ी को हटा के हमने बोला तेल, तो भैया ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए बी को तेल देगा, और एक कई तरह के वैरायटी ऑफ ऑयल में डील करता है, वहां हम बोल सकते हैं। पर वहां बोलता है कि यार ए जो है वो एक ही तरह के तेल में डील करता है, किसमें, खाने का जो तेल होता है, और उसी का वो तो जब वो करता ही एक ही तरह का डील है, तो वहां पर वो उसी का कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर क्लियर है, सर्टेन है। अगर वो आपको फैक्ट बोल रहा है ऐसा घुमा के कि भैया ए तेल का कॉन्ट्रैक्ट करता है कि तेल देगा वो बी को, और एक कई सारे वैरायटी ऑफ ऑयल की कैटेगरी में डील करता है, तब हम बोलते कि है कुछ गड़बड़। खुद से मत मानो, आपने अच्छा किया खुद से नहीं माना। अब आते हैं बात कि भैया ये स्पेसिफिक गुड्स है, इसको काट देते हैं।
अब स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है। स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम क्या बोलते हैं कि चलो भाई किस पे चलेगा, इंटेंशन पे, चलो साहब इंटेंशन पे चलेगा। उसके बाद और दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि साहब अगर स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है और जो सामान है वो डिलीवरेबल कंडीशन में है। अब हम कैसे निकाले डिलीवरेबल है या नहीं है, हमको कुछ बताया है कि इसमें कोई रिपेयरिंग बाकी है, हमको कुछ बताया है कि इसमें कोई काम बाकी है, तो हम यहाँ पे प्रिज्यूम करेंगे। एसर्टेन में भी आप प्रिज्यूम करोगे अनटिल एंड अनलेस कुछ अलग से ना बताया हो, डिलीवरेबल में भी आप प्रिज्यूम करोगे अनटिल एंड अनलेस कुछ अलग से ना बताया हो। यहाँ हमको उसने कुछ बोला कि कुछ भी करना बाकी है, नहीं, हमको तो उसने बोला है कि भैया लकड़ी है और उसकी बात हुई है, कुछ भी बोला कि लकड़ी को वजन करना बाकी है, लकड़ी का रिपेयर, कुछ भी नहीं बोला साहब, तो हम ये बोलेंगे कि ये डिलीवरेबल कंडीशन में है। अब आप खुद बताओ कि कोई स्पेसिफिक गुड्स है और वो डिलीवरेबल कंडीशन में है, तो आप क्या बोलोगे कि कब से कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, सामान कब से ट्रांसफर किया जाएगा, कब माना जाएगा, जब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो मतलब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसी दिन से ही बी लायबल हो गया था। सामान चाहे किसी के पास हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो हमारे रूल्स लगाने हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का हुआ है, क्या वो डिलीवरेबल कंडीशन में है, अगर है तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसी दिन से भी लायबल माना जाएगा। हमको कोई लेना देना नहीं है ये फैक्ट क्या बोल रहे हैं, हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको तो क्या 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 चेक करना है, क्या स्पेसिफिक गुड्स है, क्या डिलीवरेबल कंडीशन में है, ऐसा कुछ ये पॉइंट चेक करते हैं। हमको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं कि इनकी आपस में क्या बात हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल कंडीशन में है, ये माना जाएगा कि कौन लायबल होगा, बी लायबल। क्यों, क्योंकि ये सामान बी के पास माना जाएगा, बी लायबल होगा नुकसान के लिए, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का। यहां पर अगर कुछ ऐसा बोला जाता ना कि भाई इनमें आपस में बात हुई है कि भाई जब तक सामान, कुछ भी ऐसा कि भाई जब तक सामान बी को डिलीवर नहीं हो जाता तब तक ए ही लायबल होगा, कुछ ऐसा, तब यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि भैया ए के पास है, बी ने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, बी ये कह रहा है कि भैया 2 महीने तक तुम सामान अपने पास रखना, इससे कोई इनको फर्क थोड़ी पड़ता है, ये जो रूल है इसको थोड़ी फर्क पड़ रहा है। तो एग्जाम्पल ऐसे करेंगे, आप अपने आगे एग्जाम्पल करेंगे तब भी ध्यान रखना स्पेसिफिक गुड, पहले तो क्या चेक करोगे स्पेसिफिक है या मतलब एसर्टेन है या अनएसर्टेन, एसर्टेन है, डिलीवरेबल कंडीशन में है क्या, और ज्यादातर आपको ऐसे ही एग्जांपल मिलेंगे, तो आप लगाना। आपको लगे कि नहीं साहब डिलीवरेबल कंडीशन में ही है, आगे भी अपने जो कल पढ़ेंगे कि भाई उसने राइट ऑफ डिस्पोजल रख रखी है ये सेलर ने अपने पास, या फिर जो सामान भेजा था वो बायर के पास राइट था क्या रिटर्न करने का, कुछ भी ऐसा सपोज, फिर अपने वो देखेंगे। तो आज के दो पार्ट अपने ने उठाए, स्पेसिफिक और एसर्टेन और अनएसर्टेन, उसमें दो बातें उठाई कि डिलीवरेबल और नॉट डिलीवरेबल, वो सब ये हो गया। कल अपने दो पॉइंट जो अलग है, जो टोटली अलग चलेंगे और उनके एग्जाम्पल भी आपको बिल्कुल अलग दिखेंगे। वहां पर बकायदा ऐसा होगा कि सेलर ने बायर को चीज बेची है और उसमें कंडीशन डाली है कि मैं कभी भी चीज वापस ले जा सकता हूँ, या फिर सेलर ने बायर को चीज बेची है जिसमें बायर के पास ये ऑप्शन है कि वो 5 दिन में 7 दिन में कभी भी रिटर्न कर सकता है। वहां पर बकायदा ऐसा कंडीशन होगा जो आपका अपने आप उन सेक्शंस पे ध्यान ले जाएगा। तो आई थिंक 18 से लेकर 23 तक अपने ने अभी पढ़ा है, कल अपने 24, 25, 26 वाला जो एक्सेप्शन है वो और बोल रहा हूँ मैं, वो और करेंगे। तो 24, 25 और 26 अपने कल कर देंगे, तो वहां फिर अपना ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। इसमें वैसे तो अपने आधा लिखवा चुके हैं, बट अगर जो कुछ भी लिखवाने वाला होगा तो मैं आपको दोबारा लिखवा दूंगा, क्योंकि आज वाला टॉपिक शायद अपने लिख चुके हैं पहले ही नोट्स, तो कल अपने कर लेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, ये समझ आया एग्जाम्पल कि अपने क्या बात कर रहे हैं। देखो चलो आपका कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपको इस लेवल का या इस तरीके से मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते कि आपसे क्या पूछा जाएगा। रीजन बता देता हूँ, अभी इंटरव्यू हुए हैं, इंटरव्यू के अंदर जो इस बार इंटरव्यू हुए हैं वो काफी हद तक अनएक्सपेक्टेड इंटरव्यूज हुए हैं। लॉ ऑफ टॉट पूछी गई है जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन पूछे गए हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्या नाम है ये आपका,
लॉ ऑफ टॉट हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, एक और कोई सब्जेक्ट था जो अपने सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, वो भी पूछा गया है। तो बहुत अनएक्सपेक्टेड इंटरव्यूज गए हैं। तो हमारा क्या है कि अगर भाई वो कल को मान लो जैसे अब अगली बार मेंस आता है, अगर वो मेंस ऐसा कर दे तो, क्योंकि अब 3 ईयर रूल हो गया है, 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेटरी हो गई है, वो एग्जाम्पल बेस्ड या बहुत ही इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछने लग गया तो उस केस के अंदर हमको इन चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पिछली बार जो सोगा के क्वेश्चन थे वो इसलिए इतने इजी थे क्योंकि टाइम नहीं था, नया नया सिलेबस चेंज हुआ था तो इन्होंने बिल्कुल सिंपल रखा सब्जेक्ट्स को। बट अब इतना उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि अपने को सब्जेक्ट सिंपल मिलेंगे, तो इसलिए अपने को हमेशा प्रिपेयर होके जाना है, अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए अपने को प्रिपेयर रहना है, ताकि अगर वो आती है तो हमारे को ये ना लगे कि यार हम कंपटीशन से बाहर हो गए। हम हर चीज के लिए प्रिपेयर रहेंगे, चाहे जो बेसिक चीजें हैं वो पूछी जाए, चाहे अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं वो पूछी जाए, ठीक है। इसीलिए मैं आपको एक एक चीज के नोट्स भी बनवा रहा हूँ, कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। हेलो हेलो, या गौरव दिस साइड, ओके। मैम जस्ट गिव मी 5 मिनट्स ना। पार्ट 7 को काउंट नहीं करेंगे साहब, टोटल 22, फिर 4 ऐड हुए, 4 ऐड हुए ना, 4A, 9A, 9B और 14 है ना, 4 ऐड हुए ना। एक तो 4A हो गया, फिर 9A हो गया, फिर 9B हो गया, फिर वो ट्रिब्यूनल वाला हो गया, 26। 26 में से एक हटा, कौन सा, 7वां। अपने ये बोलते हैं, बोला यही जाता है कि भैया 25 पार्ट्स हैं। कैसे हैं साहब, पहले 22 थे, 22 के बाद 4 नए आए हुए, एक तो आया 4A, एक आया 9A, एक आया 9B और एक आया 14A ट्रिब्यूनल वाला, ठीक है। कितने हो गए, 22 4 26, फिर साहब एक हट गया, कौन सा, पार्ट 7 हट गया। पार्ट 7 हट गया तो कितने बच गए, 25, 25 पार्ट, ठीक है, 25 पार्ट्स है। अब हाल फिलहाल टोटल पार्ट्स जो है वो है 25। रिकॉर्डिंग में 26 बोला है क्या, 25 पार्ट्स है, 26 नहीं है, 25 है। 22 4 26, 7वां हट गया, 25, ठीक है। आप लोगों को जो केस क्लोज करवाए जा रहे हैं ना, वो अच्छे से करते जाना, क्योंकि जितने भी इस बार इंटरव्यूज हुए हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन में वही केस लॉज पूछे हैं उन्होंने, ठीक है। लाइक मेनका गांधी पूछा है उन्होंने, अपने ने आर्टिकल 21 के नोट्स बनाए थे तब लिखा था ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, दोनों का क्या मतलब है वो पूछा है उन्होंने। जितने भी लीडिंग केस लॉज है ना वही पूछे हैं उन्होंने, करंट के पूछे हैं बट करंट के एज एक्सपेक्टेड जो थे वही आए हैं, बट लीडिंग केस लॉज कई पूछे हैं उन्होंने। मेनका गांधी पूछा, ए के गोपालन पूछा, उसके बाद आई आर कोहिलो पूछा, ये आपका इंदिरा साहनी पूछा, मंडल कमीशन वाला, इंदिरा साहनी की इम्पोर्टेंस क्या है, इंदिरा साहनी में क्या कहा गया था। इसके अलावा कुछ पूछा है क्या, सेकुलरिज्म वाला पूछा, एस आर बोमई और ये सब, ठीक है। वो अपने एक टॉपिक पढ़ा था ना कि सेकुलरिज्म और यूसीसी, यूसीसी जब अपने मैंने बोला था भाई सेकुलरिज्म, अपने ने बात की थी कि बेसिक फीचर की बातें करता है, इसेंशियल फीचर वाला वो पूछा गया था। हाँ हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप कर दिया करो, व्हाट्सएप कर लिया करो, कॉल कर लिया करो, कैसे कर लिया करो, व्हाट्सएप करना हो व्हाट्सएप कर लेना, कॉल करना हो कॉल कर लेना, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक मेरा सजेशन रहेगा आपको कि जैसे आप लोग अभी कॉन्स्टिट्यूशन अपने पढ़ रहे हैं ना, तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लीडिंग केस लॉज है वो सब कर रहे हैं, और फिर मैं आपको हुआ तो एक जो अपने केस लॉज कर रहे हैं ना उसके नोट्स, एक लिस्ट दे देंगे केस लॉज की। तो इंटरव्यू मार्क ध्यान रखना, बैक ऑफ द माइंड ये चीजें ध्यान रखना कि भाई इंटरव्यू के टाइम पे मेरे को लीडिंग केस लॉज संविधान के सारे पता होने चाहिए, कि अगर वो मेरे से पूछे कि इसमें क्या हो तो मैं बता सकूं, ठीक है। लीडिंग केस लॉज, दोबारा बोल रहा हूँ, लीडिंग केस लॉज, रीजन वो सिर्फ वही पूछ रहे हैं,
वो नहीं उठा उठा के कोई भी फालतू का पूछ रहे, नहीं पूछ रहे। आप लोगों ने उन केसेस के नाम पक्का सुने होंगे, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप वहां पे बता नहीं पाओगे, बस इतना। जैसे आपसे वो पूछ ले के एम नानावती, अपने जब बात करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ हाँ मैंने इस पे मूवी देखी हुई है। के एम नानावती, इंदिरा साहनी, मंडल कमीशन, केशवानंद भारती। और क्या उन्होंने क्या क्या पूछा भाई, बेसिक उसमें क्या हुआ, फैक्ट नहीं, बातें क्या हुई, क्या उसने कहा। मेनका गांधी, ए के गोपालन, सेक्युलरिज्म पे एस आर बोमई हो गया, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे उन्होंने पूछा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्होंने ये पूछा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और सेक्युलरिज्म का क्या संबंध है आपस में, ठीक है, वो पूछा, जो आप ऑब्वियस बता सकते हो आराम से। एक अपने ने वो पढ़ा था कि नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल को लगता है नहीं, अपने ने वो लिखा था, बात की थी। वो केस लॉ पूछा कि किस केस लॉ में ऐसी बात बोली गई है, लगता है कि नहीं लगता है। बेसिक फीचर वो, वैसे तो ऐसा है मेनका गांधी में ही सारी लिस्ट है, जो मेनका गांधी वाला केस नहीं है उसी में ही सारी लिस्ट दी गई थी। तो मैं आपको दे दूंगा, मोटा नहीं लिखवाई तो थी यार आप लोग को, आप लोग को लिखवाई तो थी, मोटा मोटी केस लॉ लिखवाए थे ना, लिवलीहुड वाले, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाले, वो सब केस लॉ लिखवाए थे, एक बार उत्ते पढ़ लेना। बेसिक फीचर वाली जो कंप्लीट लिस्ट है वो एक बार अपने रुक जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन जब अपना खत्म हो जाएगा ना तब अपने इन सब चीजों पे काम कर लेंगे, जो भी छोटे मोटे केस लॉज है तब अपने उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बस मेरा तो आपको बताने का ये था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के केस टाइम के अंदर जो भी आप लोग अभी केस लॉज लिख रहे हो उसको ध्यान रखना, लीडिंग केस लॉज को ध्यान रखना। वो सिर्फ आपके लीडिंग केस लॉज पूछ रहे हैं, तो एक, समय मत खराब करना, नहीं हर केस पे छोटे से छोटा उस पे लीडिंग केस लॉज, उनको सिर्फ लीडिंग केस लॉज चाहिए कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा केस लॉज के ऊपर ये मत करना, छोटे से छोटा केस लॉ पकड़ रहे, मोटा मोटी केस लॉ सारे ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रख लेना, अभी से ही प्रिपेयर कर लेना। अ, अभी तो नहीं पढ़ना अपने को, लॉ ऑफ टॉर्ट हुआ, ये सब अभी नहीं पढ़ेंगे, पर जब आप लोग का इंटरव्यू होगा तब आप लोग को पढ़ाया जाएगा, तब आप लोग को लॉ ऑफ टॉर्ट्स वगैरह बेसिक्स पढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब खत्म करते हैं क्लास, नेक्स्ट क्लास आपकी यही एज यूजुअल। शेड्यूल देख लेना, मेरे हिसाब से शायद 1:15 का शेड्यूल है। ठीक है, आप लोग के पास अब टाइम है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आज पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, जिसको अपने बोल सकते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव, थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे अपने यूनियन एग्जीक्यूटिव को, जब अपने क्लास करेंगे तब मैं आपको उसमें बता दूंगा। ठीक है, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, अब क्लास अपनी तरफ से खत्म है। नहीं, मत लर्न करना, नहीं पूछ रहे वो लोग, पहली बात पूछ नहीं रहे, और बताने की भी इतना अपने याद भी नहीं कर पाएंगे कि भाई किसमें कौन थे। हाँ ठीक है, इतना कर सकते हो आप कि जो बहुत ही लाइक नहीं लीडिंग वाले के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मेनका गांधी हो गया, आपका केशवानंद भारती हो गया, अ, ये जो जितने भी लीडिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़े बड़े जो केसेस हैं उनमें भले ही देख लेना, कोई 5-10 केसेस जो बनते हैं उनमें भले ही देख लेना कि भाई कितनी बेंच थी, कितनी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कितनी थी और कौन थे, बस बाकी मत करना, क्योंकि ना तो उनको इन चीजों से फर्क पड़ता है। और बाकी तो देखो भाई, रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा, मैं तो अभी सिर्फ एक अंदाजा लगा सकता हूँ कि उनको फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि यार जब आपने आपसे पूछा तो आप बेसिक नॉलेज थी कि नहीं, आपसे आपसे हमने पूछा कि अच्छा भाई मेनका गांधी बताओ क्या है, और आप बता ही नहीं पा रहे हो, आप सर मेनका गांधी, अ, मेनका गांधी में आप 2 लाइनों से ऊपर बोल ही नहीं पा रहे हो। भाई अपने जैसे लिखा पढ़ा, अब उतना बता दो उनको, ये भी आपको बेसिक पता होना चाहिए कि एक्चुअली में भाई मेन क्रक्स क्या था मेनका गांधी, कि मेनका गांधी ने क्या कहा, कि भाई उसने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात की, लाइफ एंड लिबर्टी की बात की, उसमें क्या क्या बातें की, ये सब उनको मेन क्रक्स चाहिए कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या था, क्या बोला गया, ये सब चीजें। जैसे वो पूछा उन्होंने, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस बताओ। एवी डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ है वो क्या है, ये बताओ। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पूछे। आई थिंक इस बार के क्वेश्चन, इस बार का इंटरव्यू था अच्छा खासा था। बाकी
दोनों ही थे यार, अच्छा खासा क्या, पैनल टू पैनल डिपेंड किया है। कई पैनल में तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कई पैनल ऐसे थे जो थे काफी अच्छे लेवल पे थे। तो देखो क्या होता है। ठीक है, चलिए भाई, आपकी क्लास 1:15 बजे है, तो बी रेडी, तब तक के लिए आपका ब्रेक है।